जी, और मैं बिल्कुल आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ। तो hello everyone, this is Devashmita Kaur, a second year BA student studying in Government Dental College, RIMS, Kadapa. कॉलेज का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। आप जो भी लोग वेस्ट बंगाल से मुझे देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी लोग मेरे कॉलेज आंध्र प्रदेश से देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। आप जो भी लोग वेस्ट बंगाल से मुझे देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी लोग मेरे कॉलेज आंध्र प्रदेश से देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। आप जो भी लोग वेस्ट बंगाल से मुझे देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी लोग वेस्ट बंगाल से मुझे देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी लोग वेस्ट बंगाल से मुझे देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अभी। छोटी सी कोने में आ गई हूँ। छोटी सी कोने में आ गई हूँ। और आप लोगों का मेरा स्क्रीन भी शायद दिख रहा है जो लिखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मेरा स्क्रीन शायद दिख रहा है जो लिखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। जैसे मान के मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। क्लासिफिकेशन इसको क्यों अलग अलग किंगडम पे क्लासिफाई किया गया। मान के चलिए कि एक 20 मेंबर्स का फ्रेंड्स ग्रुप है। ठीक है, 20 मेंबर्स का फ्रेंड्स ग्रुप है। ठीक है, पहले सब लोग साथ में थे। सबका जो थिंकिंग का जो कैपेसिटी है, जो लोग कैसे सोच, वो सबका सेम था। सबका हॉबीज सेम था। सबका माइंडसेट सेम था। सबका सब कुछ सेम था, है ना। एवरीथिंग वाज सेम।
सबका सब कुछ सेम था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये 20 मेंबर्स में डिवीजन होने लग गया। 20 से 10 मेंबर्स इस साइड पे चले गए और 10 मेंबर्स दूसरे साइड पे चले गए। और ये बस किस आधार से अलग हुए कि 10 मेंबर्स जो है, मान के चलिए उन लोग का हॉबीज था डांसिंग, और बाकी जो 10 मेंबर्स था उन लोग का हॉबीज था सिंगिंग। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों अलग हो गए। फिर दोनों का माइंडसेट भी अलग था। ये लोग नेचर वाइज थोड़ा अच्छे थे, जो लोग डांस कर रहे थे। इन लोगों का नेचर वाइज थोड़ा डिफरेंट था, तो माइंडसेट डिफरेंट था। फिर से 10 मेंबर्स का फिर से डिवीजन हो गया 5 मेंबर्स में, कुछ क्राइटेरियाज लेके। मान के चलिए 5 मेंबर्स का डार्क स्किन कलर है और बाकी 5 मेंबर्स का लाइट स्किन कलर है, तो इसके वजह से दोनों में क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है? तो देख, मान के चलिए कि आप लोग का जब भी कोई दोस्त लोग का ग्रुप होता है, सबसे पहले जब आप लोग एक नया कॉलेज में या फिर नया क्लास में जाते हो, तो सबका एक बहुत बड़ा सा ग्रुप रहता है। ठीक है? अराउंड 10-20 मेंबर्स का एक ग्रुप रहता है। पर धीरे धीरे आप उस इंसान से साथ रहते रहते फिर धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि नहीं, कुछ कुछ क्राइटेरियाज है जो इसके साथ मेरा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है? तो फिर मैच नहीं हो रहा है, मान के चलिए 10 मेंबर का ग्रुप है, तो आपका जो माइंडसेट है वो 4 मेंबर से मैच हो रहा है, बाकी लोगों से मैच नहीं हो रहा है। तो फिर आप 4 मेंबर के साथ अलग हो गए। ठीक है? फिर आप 4-5 मेंबर का एक ग्रुप बन गया। फिर वो 4-5 ग्रुप के अंदर फिर से लोगों की कुछ झगड़ा हो गया या फिर कुछ माइंडसेट सेम नहीं हुआ। ठीक है? बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनी, वाइब्स मैच नहीं हुआ, इन रीजन की वजह से फिर और क्लासिफाई हो गया। तो ऐसे ऐसे करते करते छोटे छोटे टुकड़े में लोग आ गए। ठीक है? पहले सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले बहुत बड़ा ग्रुप रहता है, पर टाइम के साथ साथ एक ग्रुप में बस 2 जन 3 जन ही रह जाते हैं। ठीक है? मैं अपना फ्रेंड सर्कल का बात करूं तो ऐसे ही कुछ है। ठीक है? सबसे पहले ग्रुप बहुत बड़ा रहता है, पर धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है। तो सिमिलरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि अपने वर्ल्ड में अपना वर्ल्ड में जितना सारा ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल मतलब जिन लोग के अंदर जीवन है। ठीक है? तो द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव गॉट लाइफ। ठीक है? जिन लोगों के अंदर जीवन है, जिंदगी है जिन लोगों का, तो उन लोगों को अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया गया। तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री में जाते हैं कि सबसे पहले क्या था। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि सबसे पहले मान के चलिए कि 2 मेंबर का ग्रुप हुआ, जैसे प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि पहले 20 मेंबर्स का ग्रुप था, फिर उधर से 10-10 डिवाइड हो गया। तो वैसे ही मान के चलिए कि प्लांटे और एनिमेलिया में सबसे पहले डिवीजन हो गया। और इस डिवीजन में कौन सा साइंटिस्ट है जो इस डिवीजन है? इसका नाम है लीनियस। ठीक है? लीनियस इज अ साइंटिस्ट जिसने प्लांटे और एनिमेलिया में डिफरेंशिएट किया। ठीक है? प्लांटे और एनिमेलिया लीनियस ने डिफरेंशिएट किया। ठीक है? किसके आधार पे? कि प्लांटे एक जगह पे रहता है। ठीक है? एनिमेलिया जो मूवमेंट करता है, जो ऑर्गेनिज्म जिसमें हेयर्स होते हैं, तो ऐसे करके डिवीजन किया। ठीक है? फिर उसके अंदर क्या आया? यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिवीजन आया। अभी यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होता है? आप लोगों को मालूम ही होगा डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिन लोग का कोई डिफाइंड सेल वॉल नहीं है। ठीक है? डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। ठीक है? जो सब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो सब प्रोकैरियोट्स में आते हैं। यूकेरियोट्स में कौन कौन आने वाला है? जो जिसका सेल ऑर्गेनेलीज बहुत अच्छा है, डेवलप्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है। ठीक है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इन सब चीज है। पर प्रोकैरियोट्स में क्या है कि वैसा कुछ डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियस भी नहीं है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है? फिर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर में डिफरेंशिएट हो गया। यूनिसेल्यूलर आप लोगों को पता ही होगा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिन लोगों का बहुत सारा सेल से बना हुआ है। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इन सब भी है। ठीक है? तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था बिटवीन प्लांट एंड एनिमेलिया,
तो ये प्लांटे और एनिमेलिया में क्या था कि ये सब चीज वो साथ में दे रहा था, ठीक है। प्लांटे में भी यूकेरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसेलुलर सबको एक साथ घुसा दिया। एनिमेलिया में भी तो ऐसे नहीं कर सकता है ना, ये तो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया ना। तो हम लोग कैसे साथ में दे सकते हैं? जैसे 20 जन का ग्रुप है, कैसे सब साथ में रह सकते हैं? क्योंकि सबका अलग अलग माइंडसेट है, सबका अलग अलग रहने का तरीका है, सबका अलग अलग हॉबीज है, तो दे कांट स्टे टुगेदर, ठीक है। तो सबको एक पॉइंट में आके अलग होना ही पड़ता है। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था ये सब चीजों को एक साथ डाल रहा था, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए से क्या हुआ कि 2 किंगडम सिस्टम से 3 किंगडम सिस्टम आ गया, 3 किंगडम सिस्टम से 4 किंगडम सिस्टम आ गया, 4 किंगडम सिस्टम से 5 किंगडम सिस्टम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। टू किंगडम मैंने बता दिया, 3 किंगडम 4 किंगडम में मैं बताने वाली हूँ कि ये किंगडम में किसने, कौन सा साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया था, और उसके साथ साथ क्या मतलब कौन सा किंगडम था 3 किंगडम 4 किंगडम सिस्टम में। 5 किंगडम सिस्टम में आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं ऑब्वियसली बताने वाली हूँ। तो 5 किंगडम सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया गया, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में R.H. Whitaker, दिस वाज द साइंटिस्ट जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? R.H. Whitaker ने, ठीक है। तो किस किस आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ है? जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, किसी का हॉबीज हो गया, ठीक है, किसी का मान के चलिए वे ऑफ थिंकिंग हो गया, किसी का स्टाइल हो गया कि कोई वेस्टर्न पहनना पसंद करते हैं, कोई ट्रेडिशनल पहनना पसंद करते हैं, उस आधार पे डिवीजन हुआ। तो द सेम वे इधर भी देखिए किस किस आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ है। एक हुआ है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर सेल वॉल, सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल कैसा है, ठीक है। फिर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कहाँ पे रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है या फिर लैंड में रहता है, टेरिस्ट्रियल है, इन सब हिसाब से। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है? एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि इसका एंसेस्टर के साथ क्या संबंध है, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल दे दूं कि जो ये चिंपैंजी है वो ह्यूमन का क्लोज रिलेटिव है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फिर भी मान के चलिए कि जो डायनासोर है, ठीक है, जो रेप्टाइल्स है, ठीक है, रेप्टाइल्स एक तरह का उन लोग का एंसेस्टर भी रह चुका है कई साल पहले, ठीक है, रेप्टाइल्स का, डायनासोर का ऐसा कुछ एंसेस्टर है। चिंपैंजी गोरिल्ला का जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का जो रिलेटिव है वो चिंपैंजी और ये गोरिल्ला है, ठीक है। तो दिस इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उन लोगों का कोई पूर्वज था कि नहीं, ठीक है। तो सबका कोई ना कोई पूर्वज रहता ही है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है मोनेरा, सबसे पहले आता है मोनेरा। तो मैं आज सिर्फ मोनेरा पढ़ाने वाली हूँ। मैं अगले लेक्चर्स में अपना लेक्चर्स को थोड़ा बड़ा करते जाऊंगी, बिकॉज दिस इज एज आई सेड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग द लाइव स्ट्रीम, तो मुझे थोड़ा चेक भी करना है कि क्या सही है। तो आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ आज मोनेरा पढ़ाऊंगी। मोनेरा पढ़ाऊंगी, सबका अलग अलग रहने का तरीका है, सबका अलग अलग हॉबीज है, तो दे कांट स्टे टुगेदर, ठीक है। तो सबको एक होना ही पड़ता है। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था ये सब चीजों को एक साथ डालना, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए से क्या हुआ कि 2 किंगडम सिस्टम से 3 किंगडम सिस्टम आ गया, 3 किंगडम सिस्टम से 4 किंगडम सिस्टम आ गया, 4 किंगडम सिस्टम से 5 किंगडम सिस्टम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। टू किंगडम मैंने बता दिया, 3 किंगडम 4 किंगडम भी मैं बताने वाली हूँ
कि ये किंगडम में किसने, कौन सा साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया था, और उसके साथ साथ क्या मतलब किंगडम था, 3 किंगडम 4 किंगडम सिस्टम में। हैबिटेट मतलब कहाँ पे रहते, फ्रेश वाटर में रहते या फिर लैंड में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है, इन सब हिसाब से। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है? एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि इसका एंसेस्टर के साथ क्या संबंध है, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल दे दूं कि जो ये चिंपैंजी है वो ह्यूमन का क्लोज रिलेटिव है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एवोल्यूशनरी। जो डायनासोर है पहले आता है मोनेरा, तो मैं आज सिर्फ मोनेरा अलग अलग होती है, तो दे कांट स्टे टुगेदर, ठीक है। तो सबको एक नहीं पड़ता, तो जीनियस का जो क्लासिफिकेशन है ये सब चीजों को एक साथ डालना। तो सबको एक नहीं पड़ता, तो चलिए देखते हैं मोनेरा। तो मोनेरा में सबसे पहले मैंने क्या स्लाइड डाला है, हाँ, हैबिटेट। ये मोनेरा लोग कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सबका रहने का जगह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब सभी लोग अब घर पे रहते हो, ठीक है। बाहर कोई भिखारी को देखोगे रास्ता में सो रहा है बेचारा, तो मतलब वो ही इज बाउंड टू स्लीप आउटसाइड, बिकॉज उसका कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। पर सभी ऑर्गेनिजम्स का रहने का एक पर्टिकुलर जगह होता है जहां पर वो लोग सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक इंसान हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। अभी मुझे क्या हुआ कि मेरा कॉलेज आंध्र प्रदेश में चला गया। अब मुझे उधर लिटरली मुझे काफी मुश्किल से सरवाइव करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं एक बंगाली लड़की को बहुत मुश्किल से साउथ इंडिया में मैं सरवाइव कर रही हूँ, फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इश्यूज, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब लोगों का वो एक रहने का जगह पर ह्यूमन बींग्स होते हैं कि ह्यूमन बींग्स को जहां भी डाल दोगे वो लोग सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। पर ये सब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है इन लोग का ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मछली को अगर पानी से निकल के बाहर रख दोगे वो बेचारा मर जाएगा, मछली का जगह पानी में ही है, ठीक है। तो ऐसे हर एक का प्रॉपर हैबिटेट होना चाहिए जहां वो लोग सरवाइव कर पाएंगे। जैसे मैं एक स्टेट से अलग स्टेट में गई हूँ पर स्टिल आई एम सर्वाइविंग। पर अगर ऐसे कोई दूसरा जानवर को मैं एक जगह से एक जगह दूं, दे कांट सर्वाइव, एट ऑल, ठीक है। जैसे मैं अगर मान के चलिए कैमल को अगर मैं कहीं और पे डाल दूं, एकदम पोलर आइसलैंड में मैं डाल दूं, तो ऑब्वियसली इट कांट सर्वाइव। पेंगुइन को अगर मैं डेजर्ट में डाल दूं तो वो सर्वाइव कर पाए, सब बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ऐसे तरीके से सबका हैबिटेट होता है, ठीक है। तो मोनेरा का क्या हैबिटेट है कि मोनेरा जो है वो हाई सॉल्ट में रहता है। अब ये मोनेरा जो है ना ये काफी खतरनाक खतरनाक जगह पे रहते हैं जहां पर कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, नो बडी कैन सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। हाई सॉल्ट कंटेंट में हो गया, हाई टेम्परेचर में हो गया, हाई सॉल्ट हाई टेम्परेचर, लो पीएच, ठीक है। हाई सॉल्ट हाई टेम्परेचर लो पीएच, ये ऐसे टाइप के कंडीशन में वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये मोनेरा जो ना वो काफी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो अर्थ के पहले टाइम में क्या था कि क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श था, तो ये लोग बहुत पुराने जीव है, ठीक है। जहां मतलब सिर्फ अर्थ बस इवॉल्व हुआ था, मतलब जस्ट अर्थ बना, तो उस टाइम से ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग का क्या हुआ कि पहले ये लोग बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में रह रहे थे, ठीक है। फिर अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन होते होते अर्थ का क्लाइमेटिक कंडीशन बेटर होते गया, ठीक है। ऐसे कंडीशन बनते गया कि और ऑर्गेनिजम्स आके सरवाइव करने लग गए, ठीक है। पर ये मोनेरा क्या है कि इन लोगों को बस हाई सॉल्ट हाई टेम्परेचर लो पीएच में प्लस ये लोग सरवाइव कर पाते थे, ठीक है। तो अभी भी अर्थ में ये सब कंडीशंस इट्स स्टिल एग्जिस्टिंग, ठीक है। थोड़ा कम जगह पे है बट स्टिल हाई सॉल्ट हाई टेम्परेचर ये सब जगह है अर्थ में, अभी भी प्रेवलेंट है। और उन सब जगह में सिर्फ मोनेरा पाया जाता है, ठीक है। तो मोनेरा में देखिए, मोनेरा टू टाइप्स का है, मोनेरा टू टाइप्स का है। एक है आर्की बैक्टीरिया,
एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया, जिसे हम लोग कहते हैं सत्य बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मोनेरा। तो देखिए आर्के बैक्टीरिया में भी अभी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन हर जगह पे इस चैप्टर में देखा, दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में देखिए कि मिथानोजन सबसे पहले, टाइप्स ऑफ आर्के बैक्टीरिया में सबसे पहले आता है मिथानोजन, फिर हेलोफाइल, फिर थर्मोएसिडोफाइल। ठीक है, तो मिथानोजन क्या है कि जो मार्शी एरियाज में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मार्शी एरियाज में। ठीक है, जैसे जो काऊ है, काऊ का मान के चलिए जो गट है, ठीक है, काऊ का गट में पाया जाता है मिथानोजेंस। और ये जो मिथानोजन है ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। ठीक है, इसलिए काऊ डंग क्या होता है, अगर आप लोग गांव में जाओगे तो देखोगे काऊ डंग जो है वो एक इट इज यूज्ड एज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। ठीक है, क्योंकि इधर मिथानोजन बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। प्लीज आप लोग ये सब नोट कीजिए, अगर आप लोगों के सामने एक नोटबुक है तो। फिर आप लोग एनसीईआरटी बुक का एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, तो देखिएगा कि आप लोग का एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं, गट ऑफ र्यूमिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, मैं और एक स्लाइड ले लेती हूँ इधर। गट ऑफ र्यूमिनेंट, ठीक है, और ये क्या है? एनारोबिक भी है। ठीक है, फिर देखिए हेलोफाइल्स। तो मैंने क्या क्या पॉइंट रिपीट किया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो देखिए मोनेरा दो टाइप के होते हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरे है यू बैक्टीरिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्के बैक्टीरिया में क्या क्या है? मिथानोजन है, हेलोफाइल्स है और थर्मोएसिडोफाइल्स है। ठीक है, फिर मोनेरा का हैबिटेट कहाँ पे है? हैबिटेट है हाई सॉल्ट, हाई टेम्परेचर, लो पीएच। तो अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ओनली दे आर क्लासिफाइड। ठीक है, मिथानोजन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि मिथानोजन कहाँ पर? मार्शी एरियाज में मिथानोजन पाया जाता है। वो ये लोग मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये लोग गट ऑफ रूमिनेंट में पाया जाता है और ये लोग एनारोबिक है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है कि फिर मैंने लिखा है हेलोफाइल। तो ये हेलोफाइल क्या है कि हेलोफाइल हाई सॉल्टी एरियाज में पाया जाता है, हाई सॉल्टी एरियाज। एग्जाम्पल डेड सी, डेड सी में हेलोफाइल्स आप लोगों को मिलेगा। फिर थर्मोएसिडोफाइल्स में क्या क्या आता है? थर्मोएसिडोफाइल्स में आता है, थर्मोएसिडोफाइल्स वो है जो लोग हाई टेम्परेचर में पाया जाता है, वेरी हाई 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 टेम्परेचर। ठीक है, और का जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। और ये लोग अब हाई टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए इन लोगों को कुछ थर्मोस्टेबल एंजाइम का जरूरत होता है। ठीक है, तो इन लोगों के पास क्या है? इन लोगों के पास, प्लीज आप लोग इस चीज को नोट डाउन करिए कि इन लोगों के पास होता है thermostable enzymes. Now, because of this thermostable enzymes, these organisms can survive in high temperature. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए थर्मोएक्वेटिकस, थर्मोएक्वेटिकस। ठीक है, थर्मोएक्वेटिकस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोएसिडोफाइल्स। मैं फिर से इधर लिख रही हूँ थर्मोएक्वेटिकस। ठीक है, तो ये गया आर्के बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि मोनेरा हाई सॉल्ट, लो पीएच, हाई टेम्परेचर में
पाया जाता है। ठीक है, तीनों क्लासिफिकेशन आता है आर्कियोबैक्टीरिया में, एक है मिथेनोजन, एक है हेलोफाइल, तीसरा है थर्मोएसिडोफाइल। जो मिथेनोजन है वो मार्शी एरियाज में मिलता है। ठीक है, गट ऑफ रूमिनेंट में पाया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हेलोफाइल्स जो हाई सॉल्टी एरियाज में पाया जाता है। ठीक है, जैसे डेड सी हो गया। थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब पता है क्या, हाई टेम्परेचर, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया। ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया है, थर्मो एक्वेटिकस। अब ये लोग क्या है कि इन लोगों के पास थर्मो स्टेबल एंजाइम प्रेजेंट होता है। नो बिकॉज ऑफ दिस थर्मो स्टेबल एंजाइम्स दे कैन सर्वाइव इन दिस हाई टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। मतलब है सत्य बैक्टीरिया, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। तो इसका हैबिटेट क्या है, ठीक है, जैसे जैसे आ रहा है मैंने आप लोग के लिए सब हेडिंग क्रिएट किया है। एग्जाम में अगर आए, आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम वेयर यू हैव टू राइट इन सब्जेक्टिव मैनर, जो आप लोग स्कूल का एग्जाम होता है, आप लोग प्लीज ऐसे करके लिखिएगा, तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलने वाला आप लोगों को। हैबिटेट में क्या है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल में, फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल और मेरीन मतलब समुद्र में भी यू बैक्टीरिया पाया जाता है। एक फ्रेश वाटर, मेरीन और मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे टाइप का है, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या है कि ये लोग यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, उसके साथ साथ फिलामेंटस। अब ये फिलामेंटस का क्या मतलब है कि इन लोगों के पास फिलामेंट है। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग के पास क्या है, छोटा छोटा हेयर्स है। ठीक है, तो इन लोगों के पास क्या है, फिलामेंट है, और उसके साथ ये लोग कॉलोनियल भी है। कॉलोनियल मतलब एक कॉलोनी में रहता है, जैसे होता है ना कि मान के चलिए कॉलोनीज होता है, इंसानों के रहने का जगह कॉलोनीज, ये मान के चलिए ए कॉलोनी है, बी कॉलोनी है, अलग अलग कॉलोनी है। एक कॉलोनी पे बहुत लोग रहते हैं, जैसे एक कॉलोनी पे सफेद लोग रहते हैं, दूसरा कॉलोनी पे थोड़ा उससे कम सफेद वाले लोग रहते हैं, ऐसे कॉलोनी। तो ये लोग अभी ये लोग कॉलोनीज में रहते हैं, एक साथ गुच्छा होकर रहते हैं। ठीक है, तीसरा, अच्छा फिर यूनिसेल्युलर भी होता है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और फिलामेंट, फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है, मैं चित्र आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखें सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन से सेल वॉल बना हुआ है। मैं अगले लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को कुछ कॉलोनियल यू बैक्टीरिया की पिक्चर और फिलामेंटस के मैं पिक्चर जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों को विजुअली आप लोग जरूर याद रखेंगे, पर आई रियली सॉरी मुझे स्लाइड में मैंने इंक्लूड नहीं किया है। मैं अगले स्लाइड में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। इंक्लूजन बॉडीज में इन लोगों के पास क्या क्या है, गैस वैक्यूल। इंक्लूजन बॉडीज मतलब एक्स्ट्रा क्या क्या चीज है, हम लोगों के पास तो लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट है। अब इन लोगों के पास थोड़ी ना लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट है, तो इन लोगों के पास क्या है, इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी में इन लोगों के पास क्या है, गैस वैक्यूल है, फिर सायनोफाइसियन है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन, खाना कैसे लेते हैं, हर जीव को जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन होता है बाय ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, अब आप लोग के दिमाग में आना चाहिए, अच्छा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसके मतलब इन लोगों के पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजनिक मतलब दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू मेक देयर फूड। सो इजंट इट सिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट्स, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, with the help of oxygen they make their own food. So in the same way you bacteria make their own food by the method of oxygenic photosynthesis. ठीक है, फिर देखे हेटेरोसिस्ट। अभी हेटेरोसिस्ट क्या चीज है, हेटेरोसिस्ट के बारे में जानने के पहले सबसे पहले जानेंगे कि यू बैक्टीरिया में कुछ एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं। तो यू बैक्टीरिया में जो एग्जांपल, एक लौती एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है,
साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये ग्लौता एग्जांपल है यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखिए कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसा होता है कि जो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उन लोगों को मॉडिफाई होना पड़ता है, ठीक है। अब मॉडिफाई कैसे होगा? तो उन लोगों के पास क्या है कि कुछ नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस एंजाइम क्या है कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, और ये नाइट्रोजनस एंजाइम O2 के तरफ बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। सो O2 की तरह बिल्कुल नहीं होता है। तो हेटेरोसिस्ट क्या है कि हेटेरोसिस्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं करते हैं, डू नॉट परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। मैं एक बार ये चीज लिख देती हूँ कि हेटेरोसिस्ट क्या होता है। हेटेरोसिस्ट, देखिए सम सायनोबैक्टीरिया फिक्स O2, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, सम सायनोबैक्टीरिया फिक्स N2। मैं क्या बोल बात कर रही हूँ। सम सायनोबैक्टीरिया फिक्स N2 मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। इसके लिए नाइट्रोजनस एंजाइम दैट फिक्स N2 डेवलप, मतलब जो नाइट्रोजनस एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो डेवलप होता है। और ये एंजाइम जो है ये O2 के तरह बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो हेटेरोसिस्ट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हेटेरोसिस डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है ये O2 की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ कुछ ही साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं, और ये हेटेरोसिस्ट फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा MCQ क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। Which is present in heterocyst? हेटेरोसिस्ट में क्या प्रेजेंट है? ए पिगमेंट, बी क्लोरोफिल ए, सी N2 फिक्सेशन, डी फोटोसिंथेसिस। तो मैंने पिछले लाइन पे लिखा है कि फोटोसिंथेसिस बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। पिगमेंट भी नहीं है, पिगमेंट होता तो क्लोरोफिल ए होता, क्लोरोफिल ए बिल्कुल नहीं है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो एक ही ऑप्शन जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हेटेरोसिस्ट क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और यू बैक्टीरिया में कुछ और भी क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में मैं इसी वीडियो लेक्चर में बताने वाली। यू बैक्टीरिया का फिर से एक कॉलम बना रही हूँ जहां पर मैं ये बताऊंगी कि यू बैक्टीरिया में क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यू बैक्टीरिया का किस किस प्रकार का बैक्टीरिया आते हैं यू बैक्टीरिया में। सबसे पहले आता है सिंथेटिक ऑटोट्रोप, सबसे पहले आता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स में होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा आपने तो बोला है कि ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप में कैसे आया? तो देखिए उधर मैंने कहा है कि कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन होता है, हर जगह एक्सेप्शन होता ही है। तो कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गे होता है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो लोग हेटेरोसिस्ट है,
ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे ऐसे है जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, जिन लोगों के पास क्लोरोफिल ए है। ठीक है, जिन लोगों के पास क्लोरोफिल ए है। अब देखिए जो हेटेरोसिस्ट है, वो हेटेरोसिस्ट में दो एग्जांपल आता है, एक है नॉस्टॉक, एक है एनेबीना। ठीक है, एक है नॉस्टॉक, एक है एनेबीना। मैं हेटेरोसिस्ट में एग्जांपल लिख रही हूँ। अच्छा, मैं फिर से लिख देती हूँ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अभी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या है कि ये लोग कई तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। ठीक है, और इससे जो एनर्जी रिलीज होता है वो अपना एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर का रिसाइकलिंग के लिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यूज होते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या है? दे ऑक्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का क्या काम है कि ये लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स, एमोनिया, इन सब चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी निकलते हैं ऑक्सीडाइज करने के, वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो जो एनर्जी है वो यूज होते हैं। फिर उसके बाद आ गया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अभी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इंसान के नुकसान भी करते हैं और इंसान का फेवर भी करते हैं। ठीक है, और ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे एबंडेंट है, मतलब मेजोरिटी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का दो क्लासिफिकेशन है। मेजर जो है वो डिकम्पोजर्स है। ठीक है, डिकम्पोजर्स है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग ह्यूमन बींग्स के फेवर में है, कुछ लोग ह्यूमन बींग के नुकसान करते हैं। तो फेवरेबल कौन है? फेवरेबल है, फेवरेबल है लैक्टोबैसिलस। मिल्क बनाने में हेल्प करते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, बैक्टीरिया मारने के लिए एंटीबायोटिक। ठीक है, फिर लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबसे पहले है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, तीसरा है लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्स। ठीक है, ठीक है। अब ये नुकसान करने वाला कौन कौन सा है? ये है जो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, गुड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया में क्या क्या है? जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कोलेरा हो गया। ठीक है, जैसे टाइफॉइड हो गया, जैसे टिटेनस हो गया, जैसे साइट्रस कैंकर हो गया। ठीक है, ये सब डिजीज कॉज करते हैं। अब लास्टली देखेंगे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? तो देखिए मेनली बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो फिजन है।
बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ फिजन। ठीक है, पर जब कंडीशन अनफेवरेबल, मान के चलिए अभी मैं जितना भी किंगडम का रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, उधर क्या होगा कि जो भी आपका जो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि स्पोर्ट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्ट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया मेनली फिजन के दौरान ही रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरे ये है कि वो लोग स्पोर्ट्स भी डेवलप करते हैं, दे डेवलप स्पोर्ट्स। ठीक है, तीसरे ये कि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये क्या चीज है, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? हाँ, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय एडॉप्टिंग द मेथड ऑफ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर। अब ये प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर क्या है? एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया में प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब क्या है, अब ये प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर में थ्री मेथड्स है। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर। मेथड्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ठीक है, मैं अभी इस स्ट्रीम को एंड कर रही हूँ। ठीक है, मैं अगले स्ट्रीमिंग में आप लोगों को जरूर बताऊंगी ये प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ठीक है, उसके साथ मैं मोनेरा खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। बाय बाय।